सांख्यिकी में अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्लास 11 इकोनॉमिक की बुक है स्टैटिक्स, उसमें हम पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था कि हम अध्ययन को, अर्थशास्त्र के अध्ययन को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा वितरण। तो उपभोग के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता किया जाता है कि उपभोक्ता यह निर्णय कैसे लेता है कि वह अपनी निश्चित आय और ज्ञात कीमतों को देखते हुए अनेक वैकल्पिक वस्तुओं में से किन वस्तुओं को खरीदे। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं उपभोग का। उपभोग में हम देखते हैं, इस बात का अध्ययन करते हैं कि कोई भी उपभोक्ता इस बात का निर्णय कैसे लेता है कि उसे बाजार में विभिन्न बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं, बहुत सारी कीमतों पर, उसको सभी वस्तुओं का ज्ञान है और सभी वस्तुओं की कीमतों का ज्ञान है। उसको यह भी पता है कि उसकी इनकम कितनी है। तो ज्ञात आय और उपलब्ध कीमतों या ज्ञात कीमतों के आधार पर विभिन्न वैकल्पिक वस्तुओं में से, वैकल्पिक का मतलब हुआ कि बहुत सारी वस्तुएं अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारी वस्तुएं उपस्थित है मार्केट में। अब वो कौन सी वाली वस्तु को खरीदे। मानो उसको कार खरीदनी है, सस्ती कार भी है, महंगी कार भी है, लग्जरी कार भी मार्केट में। अब वो ज्ञात कीमत और अपनी आय को देखते हुए कौन सी वस्तु को खरीदे, इस बात का जो हम अध्ययन करते हैं उसको कहलाता है, वह कहलाता है उपभोग। क्लियर। उपभोग में ये देखा जाता है कि उपभोक्ता निर्णय कैसे लेता है, किस बात का निर्णय कैसे लेता है कि ज्ञात कीमतों, वस्तुओं की ज्ञात कीमतों और अपनी आय को देखते हुए वह विभिन्न वैकल्पिक वस्तुओं में से किस वस्तु को खरीदे या उसका चुनाव करे, इस बात का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत। ठीक है। सेकंड नंबर पे इसमें आता है उत्पादन। उत्पादन, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत उत्पादन में क्या किया जाएगा, उत्पादन के अंतर्गत इस बात का या के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक ज्ञात कीमतों और लागतों पर
किन वस्तुओं का उत्पादन करे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, उत्पादन के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि एक उत्पादक जो वस्तुओं का निर्माण करता है वो किन किन वस्तुओं का निर्माण करे, जबकि उसको लागत भी ज्ञात है और उसको कीमत भी ज्ञात है। तो नेचुरल सी बात है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। मानो मार्केट में कोई चीज 100 रुपए की बिकती है, मानो 3 चीजें ए, बी और सी, और ये भी 100 की बिकती है, तीनों 100 रुपए की बिक रही हैं। इसकी लागत है 90 रुपए, इसकी 85 रुपए और इसकी 70 रुपए। इसको अगर वो बनाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपए। इसको बनाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 15। इसको बनाएगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपए। अब उसको वो निर्णय लेगा कि उसको कौन सी वाली वस्तु का निर्माण करना चाहिए। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो सी वस्तु का निर्माण करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट प्रति इकाई सबसे ज्यादा हो रहा है। बट इसके बाद वो दूसरा निर्णय लेगा कि मार्केट में कौन सी वस्तु की मांग ज्यादा है, कौन सी वस्तु ज्यादा बिकती है। अगर ये वस्तु बहुत कम बिकती है और ये वस्तु बहुत ज्यादा बिकती है तो वो इस वस्तु का निर्माण करना प्रारंभ कर देगा। कुल मिला के क्वेश्चन में तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि कोई उत्पादक ज्ञात कीमतों और लागतों के आधार पर यह निर्णय करता है कि उसको किस वस्तु का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है वितरण। तीसरे नंबर पे आता है वितरण, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब उपभोक्ता ने निर्णय कर लिया, उत्पादक ने निर्णय करके माल का उत्पादन कर दिया। अब माल का उत्पादन करने से ही कुछ होने वाला नहीं है, माल का विक्रय भी होना चाहिए और ग्राहक तक वो माल पहुंचना भी चाहिए। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, वितरण के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है, वितरण के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है वितरण के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि देश की ठीक है, राष्ट्रीय आय जो उत्पादन से प्राप्त होती है इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू आय। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू आय। इसका पूरा एक कंसेप्ट होता है डिटेल में, इस चैप्टर में पूरी डिटेल में नहीं है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं। बाकी सकल घरेलू आय, शुद्ध घरेलू आय, सकल राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय, ये सारी कंसेप्ट अलग से बिल्कुल डिटेल में पढ़ने बाद में हमको। अभी तो आप समझिए जो उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सकल घरेलू आय का वितरण। देश के नागरिकों को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम वितरण के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करते हैं कि देश ने, हमारे पूरे देश ने उत्पादन से जो भी कमाया उसको देश के नागरिकों में कैसे वितरित किया जाएगा। ठीक है, इस बात का अध्ययन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। तो इस तरह से हमने देखा अर्थशास्त्र के अध्ययन को 3 परंपरागत भागों में हमने बांटा। पहला आपका कंजप्शन मतलब उपभोग, सेकंड उत्पादन, तीसरा वितरण। उपभोग के अंतर्गत हम देखते हैं कि उत्पादक ज्ञात उत्पादक, इसके अंतर्गत उत्पादक यह निर्णय लेता है कि उसको अपनी आय भी पता है और उसको बाजार में उपलब्ध कीमतों का भी ज्ञान है, तो उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं में से किस वस्तु का वो चुनाव करे या किस वस्तु को वो खरीदे, इस बात का अध्ययन करते हैं उपभोग में। सेकंड उत्पादन में एक उत्पादक यह सोचता है कि ज्ञात कीमतों और लागतों को ध्यान में रखते हुए मार्केट के लिए किस वस्तु का वो उत्पादन करे, इसका अध्ययन किया जाता है उत्पादन में। और थर्ड नंबर पे वितरण, इसमें देखा जाता है कि देश ने उत्पादन के कारण जो कमाया है, जो उसकी आय हुई है, जिसको हम सकल घरेलू आय बोलते हैं, तो इसके कारण जो उसको आय हुई है उस आय का वितरण सामान्य नागरिकों में किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार अध्ययन के 3 बिंदु बनाए गए हैं परंपरागत रूप से सांख्यिकी के इसमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत।
तो ये हमने देखा, इसको आप नोट करेंगे कॉपी में, ठीक है। अब हम देखेंगे, मान के चलिए आप एक सामान्य नागरिक हैं। आप कौन है? सामान्य नागरिक। और एक सामान्य नागरिक के दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं जब वो समाज के बारे में या देश के बारे में सोचता है। तो क्या प्रश्न आते हैं? सबसे पहला उसके माइंड में एक प्रश्न आएगा, आप एक सामान्य नागरिक हैं, आप कौन है? कॉमन मैन, सामान्य नागरिक। प्रत्येक सामान्य नागरिक के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, देश में या समाज में कुछ लोग गरीब हैं और कुछ अमीर। तो कोई तो गरीब और कोई अमीर, ऐसा होता क्यों? कोई तो गरीब होता जा रहा है, कोई अमीर होता ही चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों कि देश में इतनी आर्थिक असमानताएं क्यों हैं? कोई गरीब और कोई अमीर है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग अमीर हो जाएं या सभी लोग गरीब हो जाएं या सभी की इनकम बिल्कुल एक जैसी हो जाए। क्या ऐसा संभव नहीं है? सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आता है, ठीक है। देश में कुछ परिवारों की आय या आर्थिक स्तर ऊंचा है तथा कुछ परिवारों का निम्न। कुछ परिवार आपने देखे होंगे इस देश में बहुत धनाढ्य हैं, बहुत पैसे वाले, कुबेर बोला जाता है उनको, और कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब, कुछ क्या बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। आखिर ऐसा क्यों? तीसरे नंबर पे आपके माइंड में प्रश्न आता है, देश में जनसंख्या का एक भाग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है तथा दूसरा भाग निरक्षर है। ऐसा क्यों? हमारे देश का अधिकांश हिस्सा कैसा है? निरक्षर या कम पढ़ा लिखा, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो अत्यधिक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं हो सकता क्या देश के सभी नागरिकों को समान प्रकार की शिक्षा मिले? प्रत्येक व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, उसको एक जैसी शिक्षा मिले? क्या ऐसा संभव नहीं है? तो इस तरह के कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं, और जब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं तो फिर आता है कि ये इनका गणना कैसे की जाती है कि कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं। इन चीजों का हमको पता कैसे लगता है देश में? कुछ लोग निरक्षर हैं, कुछ साक्षर हैं, कुछ लोगों का आर्थिक जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, कुछ लोगों का बहुत नीचा। आखिर ऐसा होता क्यों है? और ये बातें हमको पता कैसे लगती हैं देश में या देश की सरकार को कि इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग अमीर हैं? आखिर ऐसा होता क्यों है? इन चीजों का अगर हमको पता लगता कैसे? इन चीजों का पता लगता है, सरकार इसके लिए क्या जुटवाती है? आंकड़े जुटाती है। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े एक तरीके के तथ्य होते हैं, मैथमेटिकल तथ्य होते हैं, जो सभी लोगों हैं, जो किसी एरिया विशेष का है, किसी देश का है, तो सभी नागरिकों का सर्वे करने के बाद एक कलेक्ट किया जाता है डाटा या आंकड़ा, जिससे हमको पता लगता है देश की सरकार को कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग 18 साल से कम के, कितने 18 साल से ज्यादा के, कितने लोग रोजगार से लगे हुए हैं, कितने लोग रोजगार से नहीं लगे हुए, कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। पूरा एक एक व्यक्ति का डेटा होता है सरकार के पास। अब ये आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ये आंकड़े बनते कैसे, इन आंकड़ों को लिया कैसे जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र आगे बढ़ के। जब अर्थशास्त्र को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इसको गणितीय रूप में जब व्यक्त किया जाता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, इसकी जस्ट आगे हमारी चलती है सांख्यिकी। ठीक, इन प्रश्नों का उत्तर देती है हमको सांख्यिकी। क्लियर है?
अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की आवश्यकता होती क्यों है। अभी हमने देखा कि अर्थशास्त्र में कुछ आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कुछ समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं और समस्याएं कितनी गहरी है, समस्याएं हैं कहां पे, उसके लिए हमको चाहिए कुछ आधारभूत तथ्य। ठीक है, तो कुल मिलाकर सांख्यिकी की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमको जब समस्याओं का अर्थशास्त्र में समस्याओं के समाधान के लिए, अर्थशास्त्र में समस्याओं के समाधान के लिए कुछ विशेष अध्ययन करने होते हैं, कुछ विशेष अध्ययन करने होते हैं। जैसे समाज के किसी वर्ग का अध्ययन करें कि इस समाज में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितनी हमारे देश में आर्थिक विषमताएं फैली हुई हैं, इन सब चीजों का हम करते हैं अध्ययन, रिसर्च करते हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है ना, तो जब रिसर्च करते हैं तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इस अध्ययन के लिए कुछ के लिए विशेष प्रकार के संख्यात्मक, कैसे तथ्य, संख्यात्मक तथ्यों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, संख्यात्मक तथ्यों की आवश्यकता होती है। इन संख्यात्मक तथ्यों को आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं, आंकड़े, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाटा। सरकार जब इस चीज का पता लगाती है कि हमारे देश में कितने लोग अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, कितने नहीं जा पा रहे हैं, कितने लोगों की नौकरी लगी है, कितने लोगों की नौकरी नहीं लगी, कितने लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और सरकार उनके लिए किस प्रकार से नौकरी उपलब्ध करा सकती है, इसकी जो मैथमेटिकल डाटा होता है, उस मैथमेटिकल डाटा को हम बोलते हैं आंकड़े। ठीक है, और इन आंकड़ों का विश्लेषण कहां किया जाता है, सांख्यिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में समस्याओं का अध्ययन करने के लिए समस्याओं के समाधान के लिए कुछ अध्ययन किए जाते हैं और उन अध्ययन के लिए हमको आवश्यकता होती है कुछ संख्यात्मक तथ्यों की, और इन संख्यात्मक तथ्यों को कहते हैं आंकड़े। और इन आंकड़ों का जो विश्लेषण किया, केवल आपको आंकड़े दे दिए जाए उससे समस्या का समाधान नहीं होता, उन आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है और इस विश्लेषण को हम बोलते हैं सांख्यिकी। और ये विश्लेषण कहां पे किया जाता है, सांख्यिकी के अंतर्गत। सांख्यिकी के विभिन्न नियम लगाए जाते हैं, विभिन्न सूत्र लगाए जाते हैं, विभिन्न परिकल्पनाएं लगाई जाती हैं और उसके बाद हम एक रिजल्ट निकालते हैं। इतने सारे आंकड़ों का हम एक रिजल्ट निकालते हैं, उससे हम समस्या का करते हैं समाधान। इस तरह से सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है अर्थशास्त्र। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों का विश्लेषण किस किस प्रकार से किया जाता है। अभी तक केवल हम पढ़ रहे थे इसका परिचय। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे फॉर्मूला डेरिवेशंस, किस तरह से हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने नोट करवाया इसको आप कॉपी में नोट करिए और कॉपी में नोट करने के बाद पूरी होमवर्क की कॉपी बनाइए। चैप्टर फिनिश होते जाएं तो उसके क्वेश्चन आंसर आप करके देखिए। थैंक यू।